Hello everyone, welcome back to Shivi Studyship. Hope you all are doing very well. चैप्टर नंबर 30 कल्चरल इंटरेक्शन विद एशियन कंट्रीज़। ये चैप्टर हमारा RS शर्मा एशियन इंडियन हिस्ट्री का है, जिसे पब्लिश किया है ऑक्सफोर्ड ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक और ऑलरेडी 29 जो चैप्टर्स हैं हमारे वो मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में आपको ये सारी ही जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं जो भी लेक्चर बनाती हूँ या जो भी PDF वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है मैं सारी कराती हूँ। साथ में आपको एक ये वहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा कि सारे आपको जो नोटिफिकेशन है वो सब वहाँ पर टाइम पर मिल जाएंगे, क्योंकि सारी वीडियोस मैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करती हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो कल्चरल इंटरेक्शन था दूसरे जो बाहर के देश थे उनके साथ, तो ये पूरा हम इस चैप्टर नंबर 30 में पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी थोड़ा बहुत भी काम कर लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। किसी के साथ शेयर भी ज़रूर कर सकते हो, इससे आपका ही फ़ायदा है और मेरा फ़ायदा कराने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कल्चरल इंटरेक्शन विद एशियन कंट्रीज़। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि जो भारत के रिलेशन थे वो बाहर की दुनिया के साथ कैसे थे। ठीक है ना, वर्ल्ड में जो और दूसरी कंट्रीज़ थी वहाँ पर उनके साथ रिलेशन कैसे थे। अगर हम जो मेडिवियल लॉ गिवर्स की बात करें या कमेंटेटर्स की बात करें तो वो हमेशा यही बोलते थे कि अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे या जो समुद्र है अगर आप उसको क्रॉस करोगे तो क्या होगा, आपका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वो लोगों को बाहर जाने से रोकते थे। लेकिन इसके बाद भी ऐसी मतलब जो इस तरह की जो थिंकिंग थी वो लोगों के माइंड में डालकर उसके बाद भी जो लोग थे ऐसा नहीं था कि वो सब उनकी बात को सुन के रुक जाते थे। उसके बाद भी इंडिया के जो रिलेशन थे वो दूसरे दुनिया मतलब वर्ल्ड में जो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ बनते हैं। बट दिस इज़ नॉट सो फॉर इंडिया हैज़ मेंटेन कॉन्टैक्ट विद इट्स एशियन नेबर्स सिंस हड़प्पन टाइम। और यहाँ तक कि जो हड़प्पा का समय था तब से ये रिलेशन बनते आ रहे थे। Indian traders went to the cities of the Mesopotamia where their seals dating to the second half of the 3rd millennium BC have been found। जो भारत है उसके जो ट्रेडर्स थे उनका जो मेसोपोटामिया जो देश है उसमें जो सिटीज़ थी वहाँ पर भी इंडियन ट्रेडर्स जाते थे ट्रेड के लिए, क्योंकि भारतीय जो लोग थे वो अपनी कुछ सील्स वगैरह वहाँ पर लेके जाते थे। तो वो सेकेंड हाफ जो 3rd मिलेनियम BC के आसपास का जो टाइम था उसकी वो सील्स हमें वहाँ पर मिलती हैं। तो सील्स कैसे पहुँची होंगी, जब यहाँ से कोई वहाँ पर गया होगा तभी तो वहाँ पर वो सील्स पहुँची होंगी। तो इससे पता चलता है कि एक अच्छे रिलेशन थे वहाँ पर ट्रेड वगैरह करने के लिए, जो भारतीय हैं वो जाते रहते थे। जैसे ही क्रिश्चियन एरा की स्टार्टिंग होती है इंडिया के जो कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है ना, वो जो दूसरे देश है उनके साथ भी होते हैं, जैसे कि चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, रोमन एम्पायर, सब जगह अच्छे से उनकी कॉन्टैक्ट मेंटेन रहते हैं। वी मे रिकॉल हाउ द इंडियन लैंड रूट्स वर कनेक्टेड विद द चाइनीज सिल्क रूट। चाइनीज सिल्क रूट का हम सबको पता है चाइना से होते हुए जाता था और इसमें बहुत ज़्यादा जो सिल्क है उसका ट्रेड होता था, तो इसीलिए इस रूट को अपने आप क्या नाम मिल गया, चाइनीज सिल्क रूट नाम मिल गया। एंड ऑल्सो इंडियाज कमर्शियल इंटरकॉर्स विद द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। और भारत की जो रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये वेस्ट वाला नहीं, हम ईस्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी भारत के बहुत ही अच्छे जो कमर्शियल रिलेशन थे वो रोमन एम्पायर के साथ थे। India also sent its missionaries, conquest trader to the neighboring countries where they founded settlement। तो भारत के सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ मिशनरीज गए हैं या कॉन्क्वास्ट गए हैं, बल्कि हर तरह का जो इंसान था वो अपनी हर तरह की जो विश थी उसको लेके दूसरे देशों में जाता था जहाँ पर भी कहीं सेटलमेंट उसको मिलती थी। ठीक है, उसमें बहुत सारे मिशनरीज भी होते थे, कुछ कॉन्क्वायर भी होते, जीतने के लिए भी जाते थे, कुछ ट्रेड करने के लिए जाते थे, कोई धर्म प्रचार के लिए जाते थे। तो हर तरह के जो लोग हैं उनका भारत में आना जाना या भारत से दूसरे देश में आना जाना दोनों ही साइड से लगा रहता था। बुद्धिज्म इन श्रीलंका, म्यांमार, चाइना एंड सेंट्रल एशिया। अब देखेंगे जो बौद्ध धर्म है, सबको पता है शुरुआत तो कहीं ना कहीं उसकी भारत से ही है ना, लेकिन उसके बाद भी आज भारत में वो डिसअपियर होता जा रहा है और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं उसको। तो जो प्रोपोगेशन है बुद्धिज़्म का वो इंडिया के कॉन्टैक्ट की वजह से ही, जो इंडिया के जो कॉन्टैक्ट हैं उन्होंने ही उसको प्रमोट करा है बाकी देशों में। जैसे कि इंडिया की वजह से ही वो श्रीलंका तक पहुंचा, ठीक है, जो म्यांमार है वहाँ तक पहुंचा, चाइना तक पहुंचा, सेंट्रल एशिया तक पहुंचा। जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे भारत से वो श्रीलंका जाते थे। किसके टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, ये अशोक के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, 3rd सेंचुरी BC की। जो अशोक थे वो एक बहुत ही बड़े प्रोटेक्टर और बहुत ही बड़े हम कहते हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले इंसान थे। तो इसीलिए उन्होंने ये चाहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी जो बौद्ध जो धर्म है, जो बुद्धिज़्म है, लोगों को इसके बारे में पता चले। तो उनके टाइम पर ही उन्होंने अपने जो मिशनरीज थे उनको श्रीलंका भेजा कि जाओ और जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार करो। कुछ शॉर्ट जो इंस्क्रिप्शन है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं
सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी टाइम के हैं जो, वो भी मिलते हैं हमें श्रीलंका में। इन द कोर्स ऑफ टाइम बुद्धिज़्म केम टू एक्वायर अ परमानेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड इन श्रीलंका। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो बुद्धिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी पकड़ बना लेता है अपनी श्रीलंका में। इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा बुद्धिज़्म स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू बर्मा, ठीक है। और अगर हम बात करें जो हमारे अर्ली सेंचुरी वाला जो टाइम था क्रिश्चियन एरा का, उसमें जो बुद्धिज़्म था वो इंडिया से होते होते बर्मा तक भी बहुत अच्छी तरह से फैला। बर्मा हम किसको बोलते हैं, जो अभी हमारा प्रेजेंट म्यांमार है, ठीक है, उसको पुराने ज़माने में उसको बर्मा बोलते थे। द बर्मीज डेवलप्ड द थेरवाद फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। वहाँ बुद्धिज़्म का एक अलग सेक्ट निकल कर आता है जिसे हम ये थेरवाद बोलते हैं, ठीक है। इरेक्टेड मैनी टेम्पल्स एंड स्टैचू इन द ऑनर ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पर वो लोग बौद्ध धर्म को इतना मानते थे और वहाँ पर भी बौद्ध धर्म इतना फैल गया था कि उसके लिए बहुत सारे टेम्पल्स, स्टैचू, ठीक है, जो बुद्ध भगवान है उनके ऑनर में बनवाए गए। What is more significant, the Burmese and the Sri Lanka Buddhists produce a rich corpus of Buddhist literature। ठीक है, टेम्पल्स के साथ, स्टैचू के साथ जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उस पर भी काम हुआ, ठीक है। नॉट टू बी फाउंड इन इंडिया, यहाँ तक कि इतना काम भारत में भी नहीं हुआ जितना बाकी देशों में हो गया। ऑल द पाली टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड कमेंटेड अपॉन इन श्रीलंका एंड ऑल द बुद्धिज़्म डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया। तो आप देख रहे हो बहुत सारे पाली टेक्स्ट ऐसे थे जिनको कंपाइल किया गया, ठीक है, और वो श्रीलंका में हुआ, जबकि बौद्ध धर्म निकला कहाँ से, भारत से। और पूरी तरह से देखा गया तो इंडिया से जो बुद्धिज़्म था वो डिसअपियर होता चला गया। इट कंटिन्यू टू कमांड अ लार्ज फॉलोइंग इन म्यांमार, श्रीलंका, दिस रिमेन द केस टू दिस डे। और वहाँ पर आज भी वो चीज़ प्रचलित है। बिगनिंग विद द रेन ऑफ कनिष्का अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन मिशनरीज वेंट टू चाइना। देखिए जिस टाइम पर भारत में कनिष्क का रूल था उस समय बहुत सारे इंडियन मिशनरीज चाइना जा गए थे, सेंट्रल एशिया गए थे, अफगानिस्तान गए थे टू प्रीच देयर रिलीजन, अपने धर्म को प्रीच करने के लिए, उसको फैलाने के लिए, लोगों को अपने जो धर्म है उससे जुड़ी जो आइडियाज़ हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए। चाइना इमर्स्ड एज अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म। और चाइना एक बहुत ही बड़ा ग्रेट सेंटर निकल के बनता है बुद्धिज़्म का। द चाइनीज़ रिकॉर्ड मेंशन 162 विजिट मेड बाय द चाइनीज़ मॉन्क ड्यूरिंग द 5th to the 8th सेंचुरी। चाइनीज़ जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे पता चलता है कि 162 विजिट, मतलब वहाँ से जो चाइनीज़ मॉन्क थे, ठीक है, वो भारत में आए हैं 5th से 8th सेंचुरी के बीच में। बट द विजिट ऑफ ओनली वन इंडियन स्कॉलर कॉल्ड बोधि धर्मा टू चाइना इज रिकॉर्डेड इन दिस पीरियड। चाइना से यहाँ पर 162 विजिट्स हुई हैं चाइनीज़ मॉन्क की, ठीक है। लेकिन अगर उसी बीच पर हम देखें कि जो भारत से कितने लोग गए वहाँ पर, तो वो एक ही स्कॉलर का नाम हमें ध्यान आता है जिनका नाम था बोधि धर्मा, जो चाइना गए थे इसी टाइम पीरियड के बीच में। ऑल दीज विजिट वर कंसर्न बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन। और ज़्यादातर ये जितनी भी विजिट्स थी वो सब इसीलिए थे क्योंकि वो लोग बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे, उनके ऊपर कुछ बुक्स लिखना चाहते थे, या फिर जो यहाँ की जो बुक है उनको अपनी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके बुद्धिज़्म के बारे में और जानना चाहते थे। दोनों की हम सबको पता है लैंग्वेजेस में बहुत फ़र्क है, ठीक है, यहाँ हिंदी बोली जाती है या संस्कृत बोली जाती थी और चाइना में चाइनीज़, तो एक लिंग्विस्टिक डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। वी नोटिस एन अमेजिंग कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट। लेकिन उसके बाद भी एक लिंग्विस्टिक डिफरेंस होने के बाद भी इंडिया और चाइना में काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं पुराने समय में। फ्रॉम चाइना बुद्धिज़्म स्प्रेड टू कोरिया, जापान, एंड इट वॉज इन द सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट and doctrines that several Chinese pilgrims such as Fahian, Huansang came to India। यहाँ पर चाइना से होते होते भारत से चाइना तक पहुँच दिया, लेकिन चाइना से होते होते जो बुद्धिज़्म है वो कोरिया तक गया है ना, जापान तक गया। किसकी सर्च में, जो बुद्धिस्ट की टेक्स्ट है उसकी सर्च में, उसके डॉक्ट्राइन। बहुत सारे चाइनीज़ पिलग्रिम थे जैसे कि फाहान, हुएनसांग, वो भारत भी आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे। इवेंचुअली दिस कॉन्टेक्ट प्रूव्ड फ्रूटफुल टू बोथ। अब यहाँ पर ऐसा नहीं था कि इस चीज़ का फ़ायदा किसी एक ही देश को रहा था, इस चीज़ का फ़ायदा दोनों देशों को हो रहा था, क्योंकि जब कोई चाइनीज़ पिलग्रिम यहाँ पर आता था या कोई मिशनरी आता था तो वो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जान के जाता था। अब ये तो नहीं है कि आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट की सर्च में आए तो सिर्फ बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ही देखोगे भाई कहाँ पर है कहाँ पर है, उस बीच और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। किसी भी देश के बारे में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा जब आप वहाँ पर जाओगे, वही सारी बातें आप वापस जाके अपने देश में बताओगे, तो हर कोई अपने मतलब की बात सुनेगा। जिसको आपने बता दिया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट की वहाँ तो बुक्स बहुत अच्छी हैं, तो जो बुक्स वाला है वो वहाँ पर सोचेगा कि ठीक है मैं भारत चलता हूँ। किसी के सामने आपने ये कह दिया कि वहाँ पर तो ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्या आपने वहाँ पर इतनी शॉप्स देख ली, बहुत अच्छी चल रही है, तो ट्रेडर अपने काम की बात सुनेगा और वो अपना मन बना लेगा भारत जाने का। तो इस तरह से किसी एक इंसान के आने से या दो इंसान के आने से बहुत सारे लोगों का जो रास्ता था वो खुल जाता था, क्योंकि अब उनको पता चल रहा है कि जो भारत देश है वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, जाना सही है या नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर ये जो मिशनरीज आ रहे थे इनसे दोनों ही देश को बड़ा फ़ायदा हो रहा था। इवेंचुअली दिस कॉन्टेक्ट प्रूव्ड फ्रूटफुल टू बोथ द कंट्रीज। अब बुद्धिस्ट कंट्रीज अराउज एट
तुनहुआंग विच वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंपनीज ऑफ मर्चेंट क्रॉसिंग द डेजर्ट। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट कॉलोनी है जो तुनहुआंग, ये डेजर्ट क्रॉस करके ये आते हैं भारत में। एंड द इंडिया लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग सिल्क फ्रॉम चाइना, और इन्हीं से जो इंडियंस है, जो चाइनीज़ थे ये, ठीक है ना, इन्हीं से जो इंडियंस है वो क्या सीखते हैं कि सिल्क कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सिल्क को कैसे ग्रो किया जाता है, उसकी जो पूरी एक बनाने की जो आर्ट होती है वो पूरा जो चाइनीज़ है वो सिखा के चले जाते हैं भारतीयों को। एंड द चाइनीज़ लर्न फ्रॉम इंडिया द आर्ट ऑफ बुद्धिस्ट पेंटिंग, और वो क्या सीख कर जाता है चाइनीज़ लोग यहाँ से, जो बुद्धिस्ट पेंटिंग होती है उसको सीख कर जाते हैं। दो और बड़े जो ग्रेट सेंटर्स थे बुद्धिज़्म के एशियन टाइम पे, एक था अफ़गानिस्तान और दूसरा था सेंट्रल एशिया। यहाँ पर भी जो बौद्ध धर्म है उसको काफ़ी जाना माने लगे, मतलब लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसको मानते थे। इन अफ़गानिस्तान मैनी स्टैचू ऑफ द बुद्धा एंड द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री हैव बिन डिस्कवर्ड। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बौद्ध धर्म था उसको मानते थे, क्योंकि बहुत सारे वहाँ से स्टैचू मिले हैं बुद्ध के, और बहुत सारी जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ हैं, जो मठ वगैरह हैं, उनको डिस्कवर किया गया है। बेग्राम एंड बामियान सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ दिस कंट्री आर फेमस फॉर सच रेलिक्स। और ये जो दो जगह बताई हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान में बेग्राम और ये बामियान, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने इन्हीं रेलिक्स के लिए। रेलिक्स होता है कोई भी अवशेष जो बाद में बच जाते हैं किसी भी चीज़ के, कि वहाँ पर कभी वो चीज़ बनाई गई थी, पूरी तरह से वो वहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन उसकी कुछ रिमेन्स हैं अभी भी वहाँ पर। बेग्राम इज़ फेमस फॉर आइवरी वर्क, तो ये जो बेग्राम है ये अपने आइवरी वर्क के लिए बहुत फेमस था, विच इज़ सिमिलर टू इंडियन वर्क्समैनशिप इन अ कुशान टाइम, और सेम ऐसी ही चीज़ें बिल्कुल मिलती जुलती कुशान के टाइम पर थी। बामियान हैड द छोड़िए इस वर्ड को ही, बामियान हैड द of the boasting of the tallest Buddha statue sculptured out of the rock in the early century of the Christian era। ठीक है, और यहाँ पर जो बामियान है, यहाँ पर क्या मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी जो बुद्ध की जो स्टैचू होती है वो मिलती हैं, जो किससे बनाई गई थी, जो रॉक से बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? इन द अर्लीस्ट सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा। अनफॉर्चुनेटली दिस वॉज रिसेंटली डिस्ट्रॉयड बाय एग्रेसिव फंडामेंटलिस्ट अफगान मुस्लिम। लेकिन बाद में कुछ जो मुस्लिम्स थे, जो अफगान मुस्लिम्स थे, वो बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिव नेचर के थे, उन्होंने क्या करा, इन स्टैचूज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। बामियान हैज़ थाउजेंड ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल केव्स इन विच द मॉन्क लिव्ड। तो यहाँ पर जो बामियान जो जगह है, यहाँ पर बहुत सारी कुछ नेचुरल कुछ आर्टिफिशियल केव्स थी जिनमें जो मॉन्क्स थे वो रहते थे। बुद्धिज़्म कंटिन्यू टू होल्ड इट्स ग्राउंड इन द अफगानिस्तान अंटिल द 7th सेंचुरी, और 7th सेंचुरी तक जो बुद्धिज़्म था वो बहुत ही अच्छी तरह से अफगानिस्तान में फ्लरिश हो चुका था। लेकिन बाद में जैसे ही इस्लाम आता है तो जो बुद्धिज़्म है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगता है। अ सिमिलर प्रोसेस टुक प्लेस इन सेंट्रल एशिया। यही सेम चीज़ कहाँ पर होती है? सेंट्रल एशिया में होती है। वहाँ से खुदाई करने पे बहुत सारी चीज़ें रिवील होती है हमारे सामने, जिनमें बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ हैं, स्तूप्स हैं, इंस्क्रिप्शन है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, जिनको लिखा गया था भारतीय भाषाओं में सेंट्रल एशिया में अलग अलग जगह पर। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ कुशान रूल, अब हम सबको पता है जो कुशान थे उन्होंने कोई छोटे मोटे एरिया पर रूल नहीं करा, उन्होंने बिल्कुल सेंट्रल एशिया तक उनका रूल गया। तो जब उनका रूल गया तो उनसे जुड़ी वहाँ पर चीज़ें भी पहुँचेंगी। तो प्राकृतिक कुछ हमें रिटर्न्स मिले हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट में, जो कि सेंट्रल एशिया तक फैले हैं। वेयर वी फाइंड मैनी प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन एंड मैन्यूस्क्रिप्ट रिलेटिंग टू द 4th सेंचुरी एडी। ठीक है, तो बहुत सारे वहाँ पर आपको इंस्क्रिप्शन वगैरह 4th सेंचुरी के दिखाई देंगे। रिटन लैंग्वेज वॉज यूज फॉर ऑफिशियल एंड डे टू डे कॉरेस्पॉन्डेंस एज वेल एज फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो बहुत सारे आपको और दूसरे भी वहाँ पर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो भी दिखाई देंगे जो उस समय प्रिजर्व किए जाते थे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो समय लिखी गई थी। इन सेंट्रल एशिया बुद्धिज़्म कंटिन्यू टू बी अ डोमिनेंट रिलीजियस फोर्स। तो सेंट्रल एशिया में जो बुद्धिज़्म है वो एक ऐसा नहीं था कि बाद में वो ख़त्म हो गई, या इस टाइम पे हम जो बात कर रहे हैं कि कोई बाहर से है उसने ख़त्म कर दिया। तो सेंट्रल एशिया में जो बुद्धिज़्म था वो एक डोमिनेंट रिलीजियस फोर्स के तौर पे फिर भी वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, कंटिन्यू रहता है एक लंबे टाइम तक। क्रिश्चियनिटी एंड द वेस्ट एशियन रिलेशन। अब देखते हैं जो हमारा वेस्ट एशियन के साथ मतलब भारत के कैसे रिलेशन थे। तो देखिए रोमन एम्पायर है ना, जो बेजेंटाइन एम्पायर थी, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन इनके साथ भारत का ट्रेड कभी ना कभी तो रहा है। रिलीजियस रिलेशन कंटिन्यू। तो जब ये दोनों एम्पायर ख़त्म हो गई थी, ठीक है, तो वहाँ पर ट्रेड तो रुक गया। अब जब एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है, वहाँ पर वैसे ही मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, तो ट्रेड तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो लोगों के रिलीजियस रिलेशन थे वो अभी भी भारत के साथ उनके बने हुए थे। बुद्धिज़्म कनेक्टेड इंडिया एंड विद सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। जो बौद्ध धर्म है उसने भारत को सेंट्रल और ईस्ट एशिया के साथ अभी भी जोड़ रखा था, बट क्रिश्चियनिटी लिंक्ड इट विद वेस्ट एशिया। लेकिन जो वेस्ट एशिया है उसको किसके साथ लिंक किया हुआ था? क्रिश्चियनिटी के साथ। इन द 6th सेंचुरी
Alexandrian scholar Cosmos speak of thriving Christian community in both India and श्रीलंका। अब कैसे जुड़ा हुआ था, जैसे कि जो बौद्ध धर्म था उसको फैलाने के लिए हम देश विदेश जा रहे थे, भारत के लोग जा रहे थे, फिर जहाँ भारत के लोग जा रहे थे वहाँ के लोग फिर कहीं और जा रहे थे उस धर्म का प्रचार करने के लिए। वैसे ही जो वेस्टर्न साइड की जो कंट्रीज़ थी वहाँ के लोग अपने जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको भेज रहे थे भारत और श्रीलंका में कि ठीक है भाई जाओ अपने धर्म का प्रचार करो, ठीक है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे जो वहाँ के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो जो मॉडर्न हमारा मुंबई है, कल्याण वाला जो एरिया है, वहाँ पर भी जो लोग थे वहाँ से आके क्रिश्चियन मिशनरीज वाले वो यहाँ पर आकर रहे हैं। तो क्रिश्चियन लिव्ड इन द वेस्टर्न इंडिया अलॉन्ग विद जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू कम्युनिटीज़ हैं। और जैसे वो क्रिश्चियन मिशनरीज रही हैं भारत में, वैसे ही जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू कम्युनिटीज़, उनके साथ वो रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो भारत को क्या कहा जाता है, एक डाइवर्स कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, हर तरह का कल्चर, रिलीजन, सब। इंडियन कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। अब देखेंगे इंडिया का जो कल्चर है वो साउथ ईस्ट एशिया में कैसा था, जहाँ पर आपके जावा, इंडोनेशिया, ये सब आइलैंड मिल जाते हैं आपको। इंडियन कल्चर ऑल्सो स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया बट नॉट थ्रू द मीडियम ऑफ बुद्धिज्म। अब जो भारत का कल्चर है, ठीक है, वो दूसरे जो साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी फैलता है, लेकिन इसका मीडियम ये नहीं था कि वो बौद्ध धर्म की वजह से फैल रहा है। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बर्मा, अगर हम बर्मा को छोड़ दें, इट वॉज मोस्टली डिफ्यूज थ्रू द ब्राह्मणिकल कल्ट। बाकी सब चीज़ें किसके केस में आ चुकी थी, ब्राह्मणिकल कल्ट के। द नेम स्वर्ण भूमि वॉज गिवन टू पेगू एंड मोलमिन इन अ बर्मा। देखिए यहाँ पर जो पेगू है और जो ये मोलमिन है, ये म्यांमार में दो जगहों का नाम है। इसको क्या नाम दिया गया था, इन दोनों जगहों को स्वर्ण भूमि नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, स्वर्ण भूमि नाम दिया गया था पेगू को, और जो मोमलिन है, ठीक है, कहाँ पर है ये, बर्मा में। बर्मा का अब प्रेजेंट नेम क्या है, म्यांमार है। बहुत सारे मर्चेंट्स थे जो भरूच, बनारस, भागलपुर से, ये सब जगह तो भारत में ही है ना, तो यहाँ से बर्मा जाते थे किसके लिए, ट्रेड के लिए। जैसे कि ऊपर ही हमने पढ़ा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बर्मा, तो यहाँ पर ही क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बर्मा के लोग थे, क्योंकि भारत में तो क्या चीज़ें फैला रखी थी कि आपको कहीं जाना ही नहीं है दूसरी जगह, अगर आप कहीं दूसरे देश जाओगे, समुद्र पार करोगे तो क्या होगा, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो लोग थे वो बर्मा गए फिर भी, ठीक है। कंसिडरेबल बुद्धिस्ट रिमेन ऑफ गुप्ता टाइम हैव बीन फाउंड इन बर्मा। अगर आप देखोगे बहुत सारे जो बुद्धिस्ट रिमेन है गुप्ता टाइम के, वो भी आपको बर्मा में दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म है वो भी जा रहा था वहाँ पर। फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी AD ऑनवर्ड इंडिया एस्टैब्लिश क्लोज ट्रेडिंग रिलेशन विद जावा इन इंडोनेशिया। फर्स्ट सेंचुरी के आसपास जो भारत है वो एक काफ़ी अच्छे रिलेशन रखता है किसके साथ, ट्रेडिंग रिलेशन जावा के साथ, ठीक है, जो इंडोनेशिया में है, जिसको नाम दिया गया स्वर्ण द्वीप, ठीक है, और द आइलैंड ऑफ गोल्ड बाय द एशियन इंडिया। साथ में स्वर्ण द्वीप से समझ आ रहा है क्या मतलब होगा इसका, आइलैंड ऑफ गोल्ड के मतलब जहाँ पर कोई सोने वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रहा है। द अर्लीस्ट इंडियन सेटलमेंट इन जावा वर इस्टेब्लिश्ड इन AD 56, ठीक है। तो बहुत जल्दी जो वहाँ पर इंडियन सेटलमेंट्स कब इस्टेब्लिश हो गई थी जावा में, तो 56 AD के आसपास हो गई थी। इन द सेकेंड सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा सेवरल स्मॉल इंडियन प्रिंसिपैलिटीज़ वर सेटअप। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को शो कर रहा है कि बहुत सारे जो इंडियंस थे, ठीक है, वहाँ पर जाकर वो लोग बस रहे थे। व्हेन द चाइनीज पिलग्रिम फाहान विजिट जावा इन द 5th सेंचुरी ही फाउंड द ब्राह्मणिकल रिलीजन प्रिवेलेंट देयर। तो एक चाइनीज पिलग्रिम है फाहान, जब वो जावा जाते हैं 5th सेंचुरी में, तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर ब्राह्मणिकल रिलीजन बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था उस टाइम पे, ठीक है ना। इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा पल्लवास फाउंडेड देयर कॉलोनीज इन सुमात्रा। अब ये टाइम जो क्रिश्चियन एरा का शुरुआती टाइम था, उस समय साउथ में पल्लवास का रूल था। पल्लवास ने सुमात्रा में अपनी कॉलोनीज को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया था। इवेंचुअली दीज फ्लड इनटू द किंगडम ऑफ श्री विजया विच कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट पावर एंड सेंटर ऑफ द इंडियन कल्चर फ्रॉम 5th to 10th सेंचुरी। अब ये किसका टाइम था, कौन से किंगडम का, श्री विजया किंगडम का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल किंगडम रहा है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियन कल्चर के लिए सेंटर रहा है अगर 5th से 6th सेंचुरी की बात करें तो। इंडियन सेटलमेंट्स इन जावा एंड सुमात्रा बिकम चैनल फॉर द रेडिएशन ऑफ इंडियन कल्चर। और देखो जब भारत के और जो दूसरे वहाँ पर जो आइलैंड है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में जो आइलैंड थे ये जावा, सुमात्रा, अब यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, जो सेटलमेंट्स हो रही हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो कल्चर है वो आपस में क्या होगा, वो शेयर होगा, ठीक है। वहाँ के लोग यहाँ के लोगों को कुछ सिखा के जाएंगे, यहाँ के लोग वहाँ पर कुछ सिखा के जाएंगे, तो वो स्प्रेड हो रहा है कल्चर, उनका कल्चर यहाँ पर और हमारा कल्चर वहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ फाउंडिंग सेटलमेंट कंटिन्यूड सब्सिक्वेंटली इन इंडो चाइना विच इज़ एट प्रेजेंट डिवाइडेड इनटू वियतनाम। जो इंडो चाइना है जो भी हमारे प्रेजेंटली किस किस पार्ट में डिवाइड है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। द इंडियन सेटअप 2 पावरफुल किंगडम इन कम्बोज।
तो जो भारत है उसने उस समय कंबोज में 2 पावरफुल किंगडम्स को स्टैब्लिश किया था, ठीक है, इन कंबोज एंड चंपा, ठीक है, इन दोनों ही जगह पे। द पावरफुल किंगडम ऑफ कंबोज काउंटरपाइनस विद द मॉडर्न कंबोडिया, ठीक है, उस जो कंबोज है उसी को आप क्या प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, कंबोडिया बोलते हैं, वॉज फाउंड इन द 6th सेंचुरी। और इसे कब फाउंड किया था, 6th सेंचुरी। तो ये 2 बहुत ही पावरफुल किंगडम भारतीयों ने स्टैब्लिश किए थे, पहला कंबोज और दूसरा चंपा, ठीक है। कंबोज को प्रेजेंटली क्या बोलेंगे, कंबोडिया बोलेंगे। इट्स रूलर वर डिवोटी ऑफ, तो किसके डिवोटी थे वो, शिव के, ठीक है, एंड डेवलप्ड कंबोज इनटू द सेंटर ऑफ संस्कृत, और उन्होंने कंबोज को क्या बना दिया था, एक संस्कृत लर्निंग सेंटर बना दिया था। एंड न्यूमरस इंस्क्रिप्शन वर कंपोज, और बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन थी उनको कंपोज किया गया। अब बात करते हैं कंबोज के साइड वाली जगह पे, चंपा में, ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया था ये था हमारा साउदर्न वियतनाम एंड फ्रिंजेस ऑफ नॉर्दर्न वियतनाम। इट सीम्स दैट ट्रेडर येट अप कॉलोनीज, तो यहाँ पर भी बहुत सारी जो कॉलोनीज वगैरह लगा दी थी। जो किंग थे चंपा के वो भी शैव को मानते थे, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी चंपा की वो भी क्या थी, संस्कृत थी। दिस कंट्री वॉज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन, और इस कंट्री को माना जाता था एक बहुत ही बड़ा ग्रेट सेंटर वेद का और धर्मशास्त्र का, ठीक है। इंडियन सेटलमेंट इन द इंडियन ओशियन कंटिन्यू टू फ्लरिश, तो जो भारत की जो सेटलमेंट थी, इंडियन की जो सेटलमेंट थी वो इंडियन ओशन में बड़े अच्छे से फ्लरिश हो रही थी। इंडियन ओशन मतलब ये नहीं है समुद्र में फ्लरिश हो रही थी, बल्कि वहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड थे, छोटी छोटी कंट्रीज थी, वहाँ पर फ्लरिश हो रही थी अनटिल द 13th सेंचुरी तक बढ़िया सब कुछ चल रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इनहैबिटेंट इंटरमिंगल्ड विद इन द लोकल पीपल, ठीक है, विद द लोकल पीपल। और वही बात है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाओगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ खाली तो नहीं मिलेगा, वहाँ पर पहले से कुछ लोग होंगे, तो उनके साथ क्या हो रहा था, सब कुछ बहुत ही इंटरमिंगल हो रहा था उनका इनहैबिटेंट। कंटिन्यूइंग को मिंगलिंग गिव राइज टू अ न्यू टाइप ऑफ आर्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और जब 2 अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, 2 या 3, तो वहाँ पर एक नई तरह की आर्ट देखने के लिए निकलेगी, लैंग्वेज आपको कुछ अलग दिखाई देगी और लिटरेचर भी कुछ अलग दिखाई देगा, क्योंकि सबका आपस में एक दूसरे पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, और इससे कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। We find in these countries several art objects that show evidence of happy blending of both Indian and indigenous element, और सभी ऐसा नहीं था कि इस वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही थी, बल्कि एक हैप्पी ब्लेंडिंग थी ये इंडियंस की और दूसरे जो इंडिजीनियस एलिमेंट थे उनकी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उन आइलैंड पे जो इंडिया की जो सेटलमेंट्स थी वो बढ़ती जा रही थी, जो दूसरे जो इंडियन ओशियन में आइलैंड थे, तो ये नहीं था कि उन भारतीयों को वहाँ पर जाने से कोई दिक्कत थी, या वहाँ के लोगों से दिक्कत थी, या वहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों से कोई दिक्कत थी कि क्यों आके रह रहे हैं, बल्कि ये एक हैप्पी ब्लेंडिंग थी, और इससे एक नई ही आर्ट निकल कर आ रही थी। ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इज टू बी फाउंड नॉट इन इंडिया बट इन द बोरबुदुर इन जावा, ठीक है। तो एक बहुत ही जो ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है वो आपको जावा में देखने के लिए मिलेगा, बल्कि ऐसा टेम्पल इंडिया में नहीं है। कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, और इसको पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल माना जाता है। इसको बनवाया गया था 8th सेंचुरी में। 436 इमेजेस इसके अंदर बुद्ध की हैं, जो उनकी पूरी लाइफ को बताने की कोशिश करती हैं। The temple of Angkor Wat in Cambodia is larger than that of the Borobudur, although this temple date to medieval time. It can be compared to best artistic achievement of the Egyptian and the Greek. तो ये इसे बनाने वाले जो इजिप्शियन और ग्रीक था, तो इन्होंने ये अंकोर वट टेम्पल बनाया था कंबोडिया में, ठीक है। ये भी बुद्ध को ही समर्पित था, उन्हीं के ऑनर में बनाया गया था। द स्टोरीज ऑफ द रामायण एंड महाभारत आर नैरेटेड इन रिलीफ ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। इस टेम्पल की खास बात क्या है कि भले ही ये बुद्ध धर्म, ठीक है ना, बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए बनाया है, लेकिन उसके बाद भी जो इसकी वॉल्स हैं, इसकी जो टेम्पल की वॉल्स हैं, उस पर रामायण और महाभारत को दर्शाया हुआ है। जो रामायण जो स्टोरी है हम सबको पता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ना केवल सिर्फ भारत में बल्कि इंडोनेशिया में भी काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ पर बहुत सारे जो फोक प्लेस वगैरह है उनके थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है। जो लैंग्वेज है इंडोनेशिया की भाषा, इंडोनेशिया कंटेन न्यूमरस संस्कृत वर्ड, तो यहाँ पर जो इंडोनेशिया की लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे वर्ड आपको संस्कृत भाषा के भी दिखाई देंगे, ठीक है। कल्चरल गिव एंड टेक with regard to sculpture, the head of the Buddha from Thailand, the head from Cambodia, the magnificent bronze image from Java are regarded as the best example of the fusion of Indian art with the local art tradition of Southeast Asia। देखिए अब वही है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ हमने अपना कल्चर किसी को दिया या उन्होंने अपना कल्चर हमको दिया, बल्कि ये तो क्या है, गिव और टेक वाली बात है। हमने उन्हें कुछ सिखाया, उन्होंने हमें कुछ सिखाया। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा ना, हम गिफ्ट वगैरह में वो जो बुद्ध भगवान होते हैं उनका हेड बड़ा गिफ्ट किया जाता है, तो इसी तरह से वो थाईलैंड से आया निकलकर, कंबोज से आया, और बहुत सारी जो मैग्निफिसेंट ब्रॉन्ज इमेज थी वो जावा से। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इंडिया की आर्ट का किस तरह से फ्यूजन हमें होता हुआ दिखाई देगा विद द लोकल आर्ट ट्रेडिशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है।
Beautiful example of painting comparable to those of Ajanta are found not only in Sri Lanka but also in the Tunhuang caves in the Chinese border. तो जो बहुत सुंदर सुंदर जो caves वगैरह है जैसे अजंता की, ठीक है, इस ऐसी ही caves आपको श्रीलंका में दिखाई देंगी, और जो चाइनीज़ बॉर्डर वाला जो तुनहुआंग जो केव्स है वहाँ पर भी आपको दिखाई देंगी. इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट रिलीजन अलोन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ द इंडियन कल्चर. मिशनरीज वर बैक्ड बाय ट्रेडर्स कॉन्क्वायर्स. तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि अगर जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप किसी मिशनरीज़ को भेज रहे हो सिर्फ धर्म प्रचार के लिए तो सिर्फ धर्म प्रचार ही होगा, नहीं, बल्कि उसमें आप और भी चीज़ें बढ़ती हैं, ट्रेड बढ़ता है. जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं. बहुत से लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा वहाँ से बता रहा है कि वहाँ पर तो ये है, तो उससे कॉन्क्वायर्स का भी मूड चेंज हो जाता है. ट्रेड evidently played a vital role in establishing India's relation with the Central Asian South East Asia. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर यहाँ पर कोई मजबूती के साथ प्ले करता है तो वो है जो ट्रेड होता है, ठीक है. भारत का जो दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड होता है, ट्रेड रिलेशन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो रोल है वो प्ले करते हैं. द वेरी नेम स्वर्ण भूमि एंड द स्वर्ण द्वीप गिफ्ट टू द टेरिटरीज इन साउथ ईस्ट एशिया. जो साउथ ईस्ट एशिया में जो बहुत सारी जगह हैं उनको नाम दिए जाते हैं स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप. तो पक्का वहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा खास होगा, इंपॉर्टेंट रही होंगी वो. सजेस्ट इंडिया सर्च फॉर गोल्ड. हो सकता है कि वहाँ पर जो भारतीय लोग हैं वो गोल्ड की सर्च में गए हों, तो इसीलिए गोल्ड मिलते ही वहाँ पर उसका नाम रख दिया हो ये स्वर्ण द्वीप. ट्रेड लेड नॉट ओनली टू द एक्सचेंज ऑफ गुड बट ऑल्सो टू डैट ऑफ एलिमेंट ऑफ कल्चर. तो यहाँ पर जो ट्रेड था वो सिर्फ यही नहीं था कि आप गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो, बल्कि यहाँ पर उसके साथ साथ आपका कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा था. इट वुड बी इनएक्यूरेट टू होल्ड दैट इंडियंस अलोन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कल्चर ऑफ देयर नेबर्स. इट वॉज अ टू वे ट्रैफिक. तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि जो भारतीय हैं सिर्फ उन्होंने ही अपना जो कल्चर है वो दूसरे देशों तक पहुँचाया है, नहीं, बल्कि जो बाहर की जो दूसरे देश हैं उन्होंने भी अपना कल्चर भारत तक पहुँचाया. तो ये टू वे ट्रैफिक है. द इंडियन एक्वायर्ड द क्राफ्ट ऑफ मिंटिंग गोल्ड कॉइन फ्रॉम द ग्रीक. जैसे कि जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने गोल्ड को मिंट करना कहाँ से सीखा, जो गोल्ड के कॉइन होते हैं वो ग्रीक से सीखा, रोमन से सीखा. दे लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग सिल्क फ्रॉम चाइना. जो सिल्क को कैसे ग्रो किया जाता है, ठीक है, वो उन्होंने चाइना से सीखा. दैट ऑफ ग्रोइंग बीटर लीव्स फ्रॉम इंडोनेशिया एंड अडॉप्टेड सेवरल अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी देशों से सीखी, जैसे कि जो कॉटन है उसको ग्रो करना, ठीक है, फ्रॉम इंडिया टू चाइना, सेंट्रल एशिया. वो भारत से दूसरे देशों में गया, चाइना तक गया, सेंट्रल एशिया तक गया कि हम कॉटन को कैसे ग्रो कर सकते हैं. इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन सीम्स टू हैव बीन सिग्निफिकेंट इन आर्ट, रिलीजन, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज. No culture which developed in the neighboring countries was a replica of Indian culture. Just as India retained and developed its own identity in spite of foreign influence, similarly each country in Southeast Asia developed its own characteristic culture by synthesizing India element with indigenous element. तो यहाँ पर इन 3-4 लाइन में क्या बात कही गई है कि ऐसा तो देखो कभी नहीं होता कि मान के चलिए या मेरे देश में कोई आके या मुझे सिखा जाए तो मैं अपने देश की सारी बातें ही भूल जाऊँ, मैं अपना कल्चर भूल जाऊँ, मैं सारा उन्हीं को बिल्कुल अडॉप्ट कर लूँ. ऐसा नहीं होता ना. मैं कहीं बाहर जाऊँ, मैं उनसे कहूँ कि अपना सब कुछ भूल जाओ, जो मैं सिखा के जा रही हूँ बस वही सीखो, तो ऐसा भी नहीं होगा. क्या हो सकता है कि वो अपने कल्चर के साथ साथ मेरी भी कुछ, अगर उन्हें कोई बात अच्छी लग रही है तो वो उसको भी उसमें वहाँ पर शामिल कर लेंगे. सेम मैं भी वही काम करूँगी, उनका मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं भी उनकी बातों को, उनकी उस आर्ट को या जो भी वो मुझे सिखाना चाहते हैं मैं उनको अपनी आर्ट में शामिल कर लूँगी. तो यहाँ पर यही कहा गया है कि भले ही कल्चर का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, बहुत सारा आना जाना लगा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि हमने पूरी तरह से जो अपनी आइडेंटिटी है वो खो दी थी. ना हमने खोई थी, ना भारत की जो दूसरी कंट्रीज़ थी उन्होंने खोई थी, बल्कि यहाँ पर एक शेयरिंग हुई थी अपने कल्चर की दूसरे कल्चर के साथ, ठीक है. कुछ यहाँ पर बेटरमेंट दिखी जाती है कि शायद जो चीज़ें हमको अब तक नहीं आ रही थी वो हमें सिखा के चले गए, तो उसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है कि सब कुछ बस हमने ही सिखाया है, हमने उनसे कुछ नहीं सीखा और उस चीज़ को हम बड़े एटीट्यूड में लें कि हम तो पहले से ही बहुत अच्छे थे, हमें तो सब कुछ आता था. तो ऐसा तो कहीं नहीं होता, ठीक है. तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि दोनों ही साइड से, दोनों ने अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोया बल्कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा है. अपने जो इंडिजीनियस एलिमेंट्स थे उनको किसी ने ख़त्म नहीं किया. तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमने देख लिया किस तरह से जो हमारे रिलेशन थे, हमारा जो कल्चर था, हमारा रिलीजन था, कैसे प्रमोट किया हमने, कैसे स्प्रेड किया. ना सिर्फ हमने किया बल्कि जो बाहर की जो दूसरी जो कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की, उन्होंने भी भारत में आके किस तरह से कोशिशें की अपना आर्ट से हमें सिखाने की, अपना रिलीजन यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की, ठीक है. तो ये नीचे क्रोनोलॉजी है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हो. चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. आप ज़रूर बताना लास्ट में कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, जो भी लोग यहाँ तक वीडियो के एंड तक पहुँचे हैं. बाकी अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में. नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 31, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम एशियन टू मेडिवल. उसके बीच का हम सारा टाइम देखेंगे. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.